गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग एक, है ना। ये आज हमारा पहला भाग है। इसमें हम समुच्चय, है ना, जिसे हम सेट्स के नाम से भी जानते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सेट्स या फिर समुच्चय होते क्या है। ठीक है। तो ठीक है, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें भूमिका, है ना, मतलब इंट्रोडक्शन देखना है कि समुच्चय सेट्स होते क्या है। उसके बाद हमें समुच्चय और उनका निरूपण निरूपण जिन्हें हम सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस के नाम से भी जानते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। समुच्चय और उनका निरूपण हमारी पुस्तक में 1.2 में दिए हुए हैं, है ना। तो हम आप वहां से अवश्य से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसकी भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब समुच्चय क्या होते हैं, है ना, इनका उपयोग कहाँ क्या होता है और ये क्यों जरूरी होते हैं, हम इन सब पे चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 1.1 में दिए हुए हैं, है ना। मतलब जैसे ही पाठ शुरू होगा वैसे ही हम सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे। ठीक है। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है ना। प्रेजेंट टाइम में है ना, अभी के समय में, वर्तमान समय में गणित का जो हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो समुच्चय है जिसे हम सेट्स के नाम से जानते हैं, उसकी काफी बड़ी भूमिका है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है ना। और ये उपयोगी है इसलिए, मतलब इस परिकल्पना का मतलब समुच्चय जो है, इनका उपयोग गणित की काफी ब्रांचेस या फिर काफी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है ना। अगर अभी आपने, है ना, अभी जैसे आप रिलेशन फंक्शन मतलब संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संबंध एवं फलन, है ना, रिलेशन से और फंक्शंस में भी जो समुच्चय का प्रयोग है वह काफी ज्यादा है ना। वहां पर संबंध जिसे हम रिलेशन बोलते हैं और फलन जिसे हम फंक्शन बोलते हैं, इन्हें परिभाषित करने के लिए हम समुच्चय का, है ना, समुच्चय की मदद, है ना, लेनी पड़ती है। समुच्चय क्या होता है। समुच्चय मतलब सेट्स किसी भी चीज के संग्रह को बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत की नदियां है ना, भारत में जो नदियां हैं, उन उनके संग्रह को हम एक सेट बोलेंगे, है ना। जैसे कि संख्या हो गई, है ना, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक, है ना। अगर हम बोले 1 से लेके 10 तक संख्याओं का संग्रह, तो ये भी क्या हो जाए, एक समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो हम संग्रह को क्या बोलते हैं, चीजों के या फिर संख्या वगैरह के, इन सब के संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। और इनका प्रयोग काफी शाखाओं में है गणित की, है ना। जैसे कि फलन हो गया, संबंध हो गया, अनुक्रम हो गया, प्रायिकता हो गई, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका प्रयोग काफी ज्यादा है। ठीक है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता, है ना, इन सब में भी ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गई, अनुक्रम, प्रायिकता, है ना, इसके साथ साथ और भी कई चीजें, और भी कई शाखाएं हैं जिनमें हम समुच्चय, है ना, समुच्चय की जरूरत हमें पड़ती है। इसलिए जो सेट्स या फिर समुच्चय है, इसे हमें काफी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। लगभग लगभग गणित की ज्यादातर शाखाओं में हमें समुच्चय की, है ना, आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर द्वारा किया गया था, है ना। तो ये रहे जॉर्ज केंटर। और समुच्चय जो सिद्धांत था उसका विकास किसने, इन्हीं ने, जॉर्ज केंटर ने, जो कि एक जर्मन गणितज्ञ थे, इन्होंने किया था, है ना। और इनकी आयु 1845 से 1918, है ना। कोई नहीं पूछेगा, बस एक बार देख लेते हैं क्या था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ। ठीक है। जब वो ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों का, है ना, प्रश्नों को सरल कर रहे थे, तब उन्हें पहली बार समुच्चय से उनका परिचय हुआ। इस अध्ययन में हम इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और
संक्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम क्या करेंगे, समुच्चय से जुड़ी कुछ मूलभूत परिभाषा और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1.2 है ना, ये आपकी पुस्तक में 1.2 में दिया हुआ है, समुच्चय और उनका निरूपण, मतलब सेट्स और उसका रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो समुच्चय क्या होते हैं और उनका हम निरूपण कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। ठीक है, रोज के जीवन में, है ना, हम क्या बहुत सी वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे कि ताश की गिट्टी हो गई, व्यक्तियों की भीड़ हो गई, क्रिकेट टीम, है ना। इन सब में क्या है, संग्रह है। अगर आप ताश की गिट्टी को देखें तो उसमें कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, है ना। तो ये क्या है, 52 पत्तों का एक संग्रह है। तो क्या ये भी क्या हुआ, ये भी एक समुच्चय हुआ। व्यक्तियों की भीड़, है ना, क्या होते हैं, व्यक्तियों की भीड़ का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं उनकी भीड़ है ना। तो ये भी क्या हुआ, एक संग्रह हुआ। क्रिकेट टीम भी अगर आप देखें तो क्रिकेट टीम में अगर सामान्यतः देखें तो 11 लोग होते हैं, है ना, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी क्या है, 11 खिलाड़ियों का, है ना, एक संग्रह है। गणित में भी हम विभिन्न संग्रह की चर्चा करते हैं। ऐसे ही गणित में भी हम कई प्रकार के संग्रह की, है ना, चर्चा करते हैं। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक संख्या का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह आदि, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृतिक संख्या मतलब अ, एक से शुरू होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो संख्याएं होती है इन्हें प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही बिंदुओं का संग्रह, है ना। अभाज्य संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह मतलब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिन्हें और कोई संख्या उनके अलावा नहीं काट सकती, जैसे 7 5 3 2। ये क्या होगी, ये अभाज्य संख्या है, तो इनका संग्रह, है ना, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। और आदि और भी कई संग्रहों पर हम चर्चा करते हैं। विशेषकर हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे, है ना। अब हम क्या विशेषतः इन संग्रहों पर विचार करेंगे, जैसे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, अर्थात 1 3 5 7 है ना। इसमें क्या बोला है, अब ये भी क्या है, एक संग्रह है, आप देख सकते हो। ये संग्रह किसका है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, है ना। 10 से कम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब एक से लेके, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई प्राकृतिक संख्या, है ना। अब ये ने बोला 10 से कम, मतलब 1 से 10 के बीच में जो प्राकृतिक संख्या है। और क्या कौन सी होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या, विषम होनी चाहिए, है ना, मतलब और होनी चाहिए। तो विषम संख्या कौन सी होती है ना, जो दो के पहाड़े में ना आए, है ना, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11, है ना। ये जो संख्या होती है विषम संख्या होती है, हमें चाहिए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, है ना। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 10 से कम, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो ये सिर्फ यही है जो क्या है, विषम भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और 10 से कम भी है। तो इनके संग्रह को भी हम सेट बोल सकते हैं या फिर समुच्चय बोल सकते हैं, है ना। ऐसे ही भारत की नदियां, विविध हमारा भारत राष्ट्र है ना, इसमें जितनी नदियां हैं इनके संग्रह को भी, है ना, इन पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। भारत की नदियां, है ना, ये भी एक समुच्चय हो सकता है। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके स्वर, यानी कि A E I O U, ये जो स्वर है ना, 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, A E I O U। इनके संग्रह को भी हम समुच्चय या फिर शायद बोल सकते हैं या नहीं, है ना। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, उनके संग्रह को भी हम समुच्चय बोल सकते हैं। ऐसे ही पांचवा क्या है, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, अर्थात 2 3 5 तथा 7, है ना। क्या बोले, संख्या 210, संख्या क्या है 210, इसके अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं, जो, है ना, जिनसे इसका जब भाग दे, है ना, मतलब जिनसे इसका भाग हो जाए। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। अगर 2 से हम 210 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 105 आएगा। मतलब 210 विभाजित है 2 से, है ना। अगर 3 से देंगे तो 70 आएगा, मतलब 210 3 से ही विभाजित है। तो इन सबको, है ना, जो इनके डिवाइजर होते हैं, मतलब अ, जिनसे हम संख्या को काट सकते हैं, है ना, या फिर विभाजित कर सकते हैं, वह इसके गुणनखंड होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब अ, गुणनखंड हो और वो अभाज्य हो। जैसे कि आप 7 को ले लीजिए, है ना। 7 से हम 210 का भाग
है ना। 7 से हम 210 को भाग दे सकते हैं, है ना। 210/7 क्या होता है, 30 होता है। मतलब 210 7 से विभाजित है। और 7 क्या है, 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है ना। मतलब 7 को 7 के अलावा, है ना, 7 या फिर 1, है ना, सिर्फ एक से विभाजित होता है, और किसी संख्या से 7 विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या बोला, संख्या 210 के अभाज्य गुणनफल। जैसे कौन से, 2 3 5 तथा 7, है ना, यही है जो 210 की गुणनखंड है, और क्या है, अभाज्य भी है। जैसे 2 से हम 210 का भाग देंगे क्या आएगा, 105, मतलब 210 विभाजित है ना। और दो जो है वह क्या है, अभाज्य संख्या भी है। ऐसी तीन तीन से अगर हम 210 का भाग देंगे 70 आएगा, मतलब 210 3 से भी विभाजित है ना। और तीन भी अपने आप में अभाज्य संख्या है। ऐसे ही जब 5 से 210 को भाग देंगे, है ना, तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, है ना, 2। मतलब 210 का जब हम भाग 5 से देंगे तो 42 आएगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि 210 5 से भी विभाजित है, और 5 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। 210 7 से भी विभाजित होता है, मैं भी देखा है ना, कितना आया था, 30। मतलब जो 210 है वह 7 से विभाजित भी होता है, और 7 क्या है, अपने आप में एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड जिसे, अर्थात 2 3 5 तथा 7, ये भी क्या है, ये भी इनका संग्रह भी जो है वह क्या कहलाएगा, समुच्चय या फिर सेट्स कहलाएगा। ठीक है, छठा देखते हैं। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल अर्थात 2 तथा 3, है ना। जो समीकरण है, इक्वेशन है ना, क्या दी हुई है, x² - 5x + 6 = 0, है ना। इसके जो मूल है, मतलब इसके जो रूट्स है ना, मतलब x का मान, मूल मतलब x के यहाँ पे दो मान आएंगे। ठीक है, तो उन मानों का जो संग्रह है उसे भी हम समुच्चय कह सकते हैं। तो क्या आएगा, x² - 5x, ये क्या है, x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, अब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम x² - 3x - 2x लिख सकते हैं, है ना। x², है ना, जैसे हम x² - 3x - 2x + 6 लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, है ना। x को हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 3 - 2 x - 3, है ना। तो हमारे मूल क्या आएंगे, x - 2 और x - 3 = 0, है ना। तो x का मान क्या है, 2 आया, 3 है। ठीक है, तो x के मूल, इस समीकरण के मूल क्या हुए, 2 तथा 3। तो इनके संग्रह को भी हम क्या बोलेंगे, समुच्चय या फिर सेट्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 2 तथा 3 ये जो मूल है इस समीकरण के, इनके संग्रह को भी समुच्चय या फिर सेट्स कह सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गए। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ हम यह देखते हैं कि उपयुक्त प्रत्येक उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रकृत संग्रह में है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमने उदाहरण देखे, तो इससे हम यह देख सकते हैं कि इन प्रत्येक उदाहरणों में से जो वस्तु है उनमें हम एक चीज देख सकते हैं कि वह किसी संबंध में, है ना, हम ये निर्णय ले सकते हैं कि वह अ, आपस में एक संग्रह में है या फिर नहीं है ना। जैसे कि यहाँ भारत की नदियों के बारे में बात हो रही है, तो भारत की जो नदियां हैं, है ना, अगर हम सिर्फ भारत की नदियों की बात करें तो वो एक संबंध में है ना। मतलब यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो नदियां हैं वो भारत की है ना, तो इनके संग्रह है ना, तो ये क्या हुआ है, संग्रह हुआ, तो इसे हम समुच्चय या फिर सेट्स कह सकते हैं। ठीक है, से यहाँ है ना, यहाँ दिया हुआ है, इस अर्थ में हम किसी वस्तु के संबंध में, है ना, हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, एक प्रस्तुत संग्रह में है अथवा नहीं है। जैसे कि हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो नील नदी है वह भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है ना। नील नदी कहाँ है, नील नदी भारत में तो है नहीं, है ना। अगर नील नदी भारत में नहीं है तो वह भारत की नदियों के संग्रह में नहीं आ सकती, है ना।
क्योंकि भारत की नदियां मतलब जो नदी भारत में बह रही होगी, हम सिर्फ उनकी संग्रह है ना, सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे और उन्हीं की संग्रह को हम समुच्चय या फिर सेट बोलेंगे, है ना। लेकिन जो नील नदी है वह भारत की नदियों का भाग नहीं है ना, तो इसलिए वह इस संग्रह में नहीं आ सकती। इसके विपरीत है ना, इसके अलावा जो गंगा नदी है वह इस संग्रह में निश्चित रूप से है, क्योंकि गंगा नदी हमारे भारत में ही बहती है ना। अगर गंगा नदी भारत में बहती है तब वह भारत की नदियों के संग्रह में रह सकती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ आ गया। चलो, हम नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे एन का मतलब क्या होता है, इन देखो ये जो सिंबल, ये जो चिन्ह है एन जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, है ना, इनका जो हम समुच्चय को और गहराई में पढ़ेंगे तो हमें इनकी काफी जरूरत पड़ेगी कि इन चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो हम इन चिन्ह का अर्थ देखेंगे। कैपिटल एम है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। मतलब एक से लेके ये जो एक दो तीन चार जो प्राकृत संख्याएं है ना, इनके संग्रह का समुच्चय जो है ना, इनका जो समुच्चय है उसे हम एन से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही जेड, कैपिटल जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, है ना, इंटीजर्स या फिर पूर्णांकों का समुच्चय। जैसे एक माइनस एक माइनस दो दो तीन, है ना, यहाँ पे हम अ, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान लेते हैं ना, दोनों संख्याएं लेते हैं। ठीक है, तभी हम इसे पूर्णांकों या फिर इंटीजर्स कहते हैं। तो जेड क्या बतलाएगा, जेड पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित करता है। ऐसे कैपिटल क्यू है क्या है, परिमेय संख्याओं संख्याओं का समुच्चय, है ना। परिमेय मतलब रेशनल, मतलब जो फ्रैक्शन के रूप में रहते हैं, है ना। जैसे कि 2/3 हो गया, है ना, 4/5 हो गया, है ना। ये जो है इन संख्याओं के समुच्चय को हम, है ना, इन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्यू से निरूपित करते हैं। ठीक है, आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल आर क्या है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना। ऐसे ही देखो जेड क्या था, पूर्णांकों का समुच्चय, तो जेड प्लस क्या होगा, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव या फिर धनात्मक, है ना, संख्या ही होगी। ऐसे क्यू प्लस क्या है, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे क्यू था परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू प्लस होगा सिर्फ धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऐसे आर प्लस क्या है, जैसे आर था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर प्लस होगा धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग हम इस पुस्तक में निरंतर निरंतर करते रहेंगे। ठीक है, ये जो चिन्ह है ना, इसका क्या अर्थ होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम सेट समुच्चय को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सेट्स या फिर समुच्चय की भूमिका या इंट्रोडक्शन, है ना, इस पर चर्चा की, ये क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या है ना, समुच्चय का, इन सब पे चर्चा की। उसके बाद हमने समुच्चय और उनके निरूपण मतलब सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पर भी बात की, और ये आपकी पुस्तक में 1.2 में पाई जाएगी, है ना। तो आप इसे अवश्य वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम समुच्चय और इनका निरूपण को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग।